Yes, students, in the previous session we were talking about the fair value hedge and हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर दिया था। आज के सेशन में अपने को कैश फ्लो hedge के बारे में बात करना है। नाउ कैश फ्लो hedge है ना भैया, अगर हम कंपैरिजन करने जाए तो फेयर वैल्यू hedge से ऑपोजिट है। ओके, फेयर वैल्यू hedge से ऑपोजिट है। अब बोले सर कैसे ऑपोजिट है, मुझे बताओ। फेयर वैल्यू hedge में हम गेन एंड लॉस किधर रिकॉर्ड करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस। पीएनएल में डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये आने वाला है कि हियर द गेन और लॉस विल बी डायरेक्टली रिकॉर्डेड इनटू दी ओसीआई। ओके, यहाँ पे जो कुछ भी गेन लॉस होगा कहाँ पे डालना है? ओसीआई में डालना है। ओके, मैं आपको सबसे पहले थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझाऊंगा। डिफरेंस समझाने के बाद सम्स करेंगे एंड सम्स लिखने के बाद स्टूडेंट्स हम उसकी थियोरी लिखेंगे। ये रहेगा हमारा सीक्वेंस। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से थोड़ा आपको डिफरेंस पता चलेगा ना, तो सम्स करने में आसानी होगी। जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ। यस, एज यू टोल्ड, हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे? अगर हम फेयर वैल्यू मेथड ऑप्ट कर रहे हैं, फेयर वैल्यू हेज, और ऑन दी अदर साइड वी आर हैविंग अ कैश फ्लो हेज। तो फेयर वैल्यू हेज में आपने बोला वैसे पीएनएल में डायरेक्टली गेन और लॉस जाएगा। कैश फ्लो हेज में वही गेन और लॉस ओसीए में जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे बताना, फेयर वैल्यू हेज में क्या हम लोगों ने हेज आइटम को रिवैल्यू किया करते थे कि नहीं करते थे? एज वेल एज हेज इंस्ट्रूमेंट को भी रिवैल्यू करते थे कि नहीं करते थे? एवरी एवरी टाइम। यस, देखिए जरा। यस, दिवाली यस यस। खुशहाली, यस करेक्ट है। बट यहां पे ध्यान देना, कैश फ्लो हेज के अंदर हेज आइटम को रिवैल्यू नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हेज इंस्ट्रूमेंट को ही रिवैल्यू करना है। तो शांति से जरा देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या आपको अब क्लियर हो रहा है? पहले तो यस, यस तो अब सर। मैं जो आगे आपको सम्स करवाऊंगा वहां पे याद रखना, हम रिवैल्यू करेंगे, बट कौन सी चीज को रिवैल्यू करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हेज इंस्ट्रूमेंट को। यस, तो मुझे बताइए, तो नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज अपने यहाँ पे पास करने वाले हैं वो ज्यादा होगी या फिर कम होगी? कम होगी। यस, परफेक्टली, इट विल रिड्यूस, बिकॉज अब रिवैल्यूएशन करना है तो सिर्फ एक ही आइटम का करना है। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड करना है तो ओसीए में करना है। ठीक है, आगे जाके थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, बट वो जब आएगा ट्विस्ट तब मैं बताऊंगा। टेम्परली ये चीज पकड़ के रखो अभी। ओके, नाउ जस्ट सेकेंड। यस स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे मतलब ऑडियो वगैरह में या कहीं पे भी इश्यू हो तो बता देना मेरे को। ठीक है, ओके। चलिए मान लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, देर इज़ वन एग्जाम्पल। हम लोगों ने क्या कर दिया था, एक फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट कर दिया था। बट इस सम के अंदर मैं ले रहा हूँ कि फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट मैंने बैंक के साथ में नहीं, बट मैंने है ना डीलर के साथ में कर दिया था कि सुनो भैया, मार्केट में जो कुछ भी भाव चल रहा होगा, मैं तो मेरे गोल्ड का इतना ही भाव दूंगा, 55,000। मार्केट में भाव बढ़ के 60,000 हो जाए तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में भाव घट के 50,000 हो जाए तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में अक्सर हम लोग नहीं देखते हैं, बट क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है कि जिसी के भी पास से मेरे को गुड्स या फिर असेट खरीदने हैं, उसी के साथ में मैं एक रेट लॉक कर देता हूं अभी से, कि आज से 6 महीने बाद आऊंगा और इस रेट पे तुम्हारे पास से माल खरीद के जाऊंगा। बताइए, इज इट पॉसिबल? यस। इस यस सर। लॉजिक में कोई इलॉजिकल चीज तो लग नहीं रही है, सिंपल सिंपल सा कमिटमेंट मैं कर रहा हूं बंदे के पास से। बट हाँ, यस, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होंगे, और बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन स्टूडेंट्स, इसीलिए तो स्टूडेंट्स फ्लक्चुएशंस के कारण हमारे ऊपर कोई लॉस ना आए, इसीलिए तो हमने इस एक रेट को फुल फिक्स कर देने वाला है जिससे एक डेरिवेटिव क्रिएट हो। ठीक है, सो फर्म कमिट्स टू परचेज its inventory for 50,000
USD, ओके ओके 50,000 USD नहीं लेते पहले तो, 50,000 नॉर्मल फिगर ले लेता हूँ, INR ले लेता हूँ, एंड इन USD इट्स मान लेते हैं $1,000 when spot rate is $1 is equal to 50। सही है ना, यही होगा ना कि नहीं, कुछ गड़बड़ है मैंने, 50,000 डिवाइड बाई 50, यस यही होगा, बराबर है, डन। ओके सो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, हमने FRA काइंड ऑफ किया हुआ है, बट बैंक के साथ में नहीं किया, सीधा डीलर के साथ में किया कि भैया आज से 13 मंथ्स के बाद मैं तुम्हारे पास से 50,000 INR विच इज इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट टू $1,000 आई विल गोइंग टू बाई इट, एंड हम एक्सचेंज रेट जो यूज़ करेंगे वो 50 का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये फिक्स कर दिया है मैंने, डन है। अब मे भी पॉसिबल है मेरे को रियल लाइफ में कुछ फ़ायदा होवे तो डेरिवेटिव्स के अंदर नुकसान होगा, डेरिवेटिव्स में फ़ायदा होगा तो रियल लाइफ में नुकसान होगा, और जर्नल एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट्स, आपको बेटर समझ में आएगा। इसके और भी अपने को सम्स सॉल्व करने हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी फिगर्स के ऊपर ध्यान दो, फिगर्स के बेस पे जर्नल एंट्रीज कैसे पास करने हैं उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। सम्स तो मैंने खुद से बनाया हुआ है तो इट विल नॉट गोइंग टू बी अ वेरी परफेक्ट वन, ओके। फिर ले लेते हैं टुडेज डेट, लिख लेता हूँ मैं टुडेज डेट, आज का डेट वही कल वाला ले लेते हैं 1 जनवरी 2022, एंड डिलीवरी डेट ले लेते हैं हम। इन्वेंटरी एग्जैक्टली कब खरीदने जाने वाले हैं, आज से 6 महीने बाद लेने जाने वाले, मान लेते 30 जून 2022 को मैं माल खरीदने जाने वाला हूँ। तो इस 6 महीने के दौरान में काफ़ी सारा फ्लक्चुएशंस आने वाला है हमारे रेट के अंदर, ठीक है। मान लेते यहाँ पे रेट लिख लेता हूँ मैं, रेट इज इक्वल टू 1 जनवरी 2022 50 का रेट है। 31 मार्च जब रिपोर्टिंग डेट आएगा तब खास करके ज़रूरी है रिवैल्यूएशन करना। साला ये तो 5 का भाव इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन उसके बाद 30 जून 2022 रेट चल रहा है मान लेते 70। अब ज़रा मुझे एक चीज़ बताना, अगर मैं मेरा माल स्पॉट मार्केट में लेने जाऊँ इस डेट पे तो एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट 70 का चल रहा है, बट मैंने जो FRA किया हुआ है वो कौन से रेट से किया हुआ है, 50 से। तो मेरा फ़ायदा नज़र में आ रहा है या नुकसान नज़र में आ रहा है, यहाँ पे मेरे को पे करना पड़ेगा क्योंकि इन्वेंटरी परचेज करने का कमिटमेंट है, परचेज करने का कमिटमेंट है, दैट मीन्स मेरे को पेमेंट करना है। क्या पेमेंट करना है, $1,000 एट व्हाट रेट, 50 के रेट से मेरे को पे करने हैं, यस। अगर वही इन्वेंट्री में मार्केट से नहीं उठाने जाता और 70 का एक्सचेंज रेट चल रहा होता तो साला ये तो बहुत घाटे का सौदा हो जाता। 70 के दाम पे कोई इन्वेंट्री खरीदना है आपको, देखो इन्वेंट्री खरीदना है कितना, $1,000 का, और अगर रेट लग जाता 70 का तो साला अपने को तो 70,000 INR चुकाना पड़ता। बट अगर मैंने FRA किया हुआ है तो मेरा रेट लॉक हो गया कि नहीं हुआ, कितने भाव पे लॉक हो गया है, 50 के दाम पे, तो मुझे कितना INR चुकाना पड़ेगा अब, सिर्फ और सिर्फ 50,000। यस दीपाली, अब समझ में आया आपको? तो मैं तो FRA किया तो मैं तो एक्चुअली किस में हूँ, फायदे में हूँ, करेक्ट है। तो इट लुक्स बेनिफिट टू मी राइट नाउ। आगे बढ़ता है फिर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब यहाँ पे मुझे बताइए हेज आइटम क्या है, व्हाट इज माय हेज आइटम? इन्वेंट्री। यस, इन्वेंट्री इज माय हेज आइटम, एंड एग्जैक्टली हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, FRA बोल सकते हो, ठीक है। FRA इज माय हेजिंग इंस्ट्रूमेंट राइट नाउ। सो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं यहाँ पे। यस, एक मिनट, आपको अगर क्वेश्चन को नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, ये एग्जाम्पल को नोट डाउन करना है तो कर सकते हो। ओके, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, जल्दी से लिख लो। डन। यस, सो चलिए इस सम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल मैंने आपको ये बोला था कि भैया देखो यहाँ पे हेज आइटम इन्वेंटरी है ना,
ठीक है, उसके साथ में अभी अपने को कोई खिलवाड़ करना नहीं है, इन्वेंट्री को साइड में रखो। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या मुझे बताओ, राइट नाउ जब मैं 1 जनवरी पे खड़ा हुआ हूँ, ओके, अवर स्टोरी ऑलवेज स्टार्ट्स राइट नाउ, हियर इज 1 जनवरी 2022 जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। राइट नाउ क्या मेरे इन्वेंटरी के साथ में कोई खिलवाड़ करना है क्या? नहीं। बेसिकली इन्वेंट्री का ना ही कुछ रिवैल्यूएशन हो रहा है, एज वेल एज क्या मुझे बता, इस डेट पे हमने इन्वेंट्री खरीद लिया है, फिर इन्वेंट्री तो 6 महीने बाद खरीदने वाले हैं। 6 महीने बाद। यस, 10 6 मंथ्स के बाद। तो अभी फ्रेंकली बोलने जाए ना तो यहाँ पे नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं आनी चाहिए। अब बोले सर हेजिंग आइटम इन्वेंटरी है और वो इन्वेंटरी 6 महीने बाद खरीदने वाले हैं तो उसका कोई एंट्री नहीं बनता, समझ में आया। बट सर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का, अरे भाई हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में अभी अभी तो एंटर हुए हैं, करेक्ट है, अभी अभी तो एंटर हुए हैं। अब अभी के आज ही की डेट में कैसे उसका रिवैल्यूएशन कुछ हो सकता है? ओके, तो देर विल नॉट गोइंग टू बी एनी एंट्री। बट हाँ, जैसे हमारी नेक्स्ट डेट आएगी, हमारा ईयर एंड डेट 31 मार्च। अब इस डेट पे वंस अगेन हेजिंग आइटम का कोई एंट्री, कोई रिवैल्यूएशन कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक इन्वेंटरी खरीदा ही नहीं है। बट श्योरली वी कैन से कि डेरिवेटिव्स के अंदर अपने को फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा डेरिवेटिव्स या तो हमने जो एफआरए किया हुआ है वो 50 के रेट से किया हुआ है और मार्केट का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 55 रुपये का। आपने नोट डाउन किया होगा क्वेश्चन में। यस, मतलब अगर वहीं इन्वेंट्री मार्केट में लेने जाते हैं तो 55 के रेट से 55,000 चुकाना पड़ेगा। बट हमने तो एफआरए करके बैठे, एफआरए किया है तो कौन से रेट पे किया? 50 से, तो 50,000 ही चुकाना है। तो डेरिवेटिव्स के अंदर मुझे बताना जरा 5,000 का फायदा है कि नहीं है? यस, तो इसको जब स्क्वायर ऑफ करने जाऊंगा, अगर आज की तारीख में स्क्वायर ऑफ किया तो मुझे 5,000 का फायदा है क्योंकि स्पॉट रेट चल रहा है 55 का और मेरे पास एफआरए 50 का है। सो दैट्स वाई एक अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहा हूं यहाँ पे, फॉरवर्ड डेरिवेटिव या तो वॉट एवर वर्ड यू कैन यूज। मैं तो अपने हिसाब से नाम बस यूज़ कर रहा हूँ। फॉरवर्ड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव असेट यूज़ हो सकता है, फिर एफआरए यूज़ हो सकता है, टू ओसीआई। सर पीएनएल नहीं ओसीआई। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ओसीआई क्रेडिट हुआ है तो दैट मीन्स ये गेन के बारे में बात हो रही है। हाँ भैया, यस, 5,000 का मेरा गेन है। 5,000 का है, कितने का गेन है देखना पड़ेगा। हम तो इंडिया में बैठे हैं, ठीक है, और हाँ बराबर है, 5,000 का ही गेन है क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि 50 के रेट से ट्रांजैक्शन होता है $1,000 का, तो 50,000 चुकाने पड़ते हैं। यस, बट वहीं अगर 55 के रेट से होता है तो कितना चुकाना पड़ेगा? 55,000 चुकाना पड़ेगा। सो 5,000 का बेनिफिट है। क्लियर है? ओके, नाउ 5,000 हियर, 5,000 हियर एंड वी आर डन। हमने हमारा गेन रिकॉर्ड कर दिया है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट डेट पे, विच इज़ नथिंग बट द इन्वेंट्री डेट, जब हमने इन्वेंट्री खरीदा हुआ है 30 जून 2022 को। अब भैया मुझे बताइएगा ज़रा कि अगर इस डेट पे आऊँ तो अब तो मुझे बताना मेरे को, मैंने इन्वेंट्री खरीद लिया है कि नहीं खरीदा है? यस, इन्वेंटरी खरीदा कि नहीं खरीदा? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? यस सर, खरीद लिया है। खरीद लिया है, ठीक है। तो एक एंट्री तो वो होगा जो, क्योंकि हमने अब इन्वेंट्री खरीद लिया है तो भैया वो तो होगा ही होगा, करेक्ट है। तो दैट इज़ दैट। बट इस इन्वेंटरी का फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने एक एफआरए का रेट फिक्स कर दिया था, जिसके कारण मेरे बैंक से कितने जाने वाले हैं इन्वेंट्री के कारण। भैया मैंने एफआरए कर दिया था तो मेरे बैंक से है ना सिर्फ 50 के रेट के हिसाब से $1,000, मतलब सिर्फ 50,000 जाने वाले हैं। यस और नो, मैंने पहले से फिक्स कर दिया था ना कि भाई मैं कुछ भी हो जाए मैं तो आपको 50 के रेट से $1,000 मतलब 50,000 INR देने वाला हूं। बताइए कैसा हुआ था? यस, करेक्ट है। बट अगर प्रॉपर वैल्यूएशन निकाले इस इन्वेंटरी का तो आज के रेट पे इन्वेंटरी मेरे पास जो आया हुआ है उस इन्वेंटरी का वैल्यू है, लेटेस्ट वैल्यू 70 के रेट के हिसाब से 70,000 का है। इन्वेंटरी आया तो उसका वैल्यूएशन क्या है? 70,000 का, ठीक है, क्लियर है। बट मैंने चुकाया कितना? 50,000। ऐसा क्यों हुआ कि 20,000 मैंने कम चुकाया? बताइए वाई इज इट सो? सर मार्केट में तो भाव चल रहा है 70 का, आपने तो 50 के रेट से चुकाया, ऐसा क्यों किया सर? बताइए। एफआरए की वजह से।
एफआरए की वजह से। सही है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अब इस जर्नल एंट्री को पास करने के लिए मुझे अपने एफआरए को डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 5 ऑलरेडी कर दिया था पहले। 5 ऑलरेडी कर दिया था, वो तो बराबर है, बट जर्नल एंट्री को तो कंप्लीट करने के लिए 20,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, तब एंट्री कंप्लीट होगी, ठीक है। बट मेरा एफआरए अकाउंट है ना, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्रिएट किया था सिर्फ 5,000 से। यस, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक एंट्री मिसिंग है। बोले सर कैसे मिसिंग है, बताता हूँ मैं। देखो, जब हमारा रेट था 50 से 55 हुआ था ना, तब इस ट्रांजिशन के दौरान में हमने 5,000 का गेन रिकॉर्ड कर दिया था। कहाँ पे? ओसीआई में, याद करो, अभी अभी किया, ठीक है। बट हमने है ना 55 से लेकर जब रेट चला गया 70, यस, तब जो अपने को 15 का फायदा हुआ ना, ये 15 का फायदा 15,000 के गेन को अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। दिस इज पेंडिंग। यस और नो बताइए। पेंडिंग। 15,000 का गेन 55 से लेके रेट हो गया 70, ये वाला गेन, ये वाला रिवैल्यूएशन अभी तक रिकॉर्ड करना बाकी है कि नहीं, बताइए। यस। यस। और इसी के कारण आपने सही बोला खुशहाली कि हमारे पास में है ना एफआरए का बैलेंस तो सिर्फ 5,000 का ही पड़ा है। आपने ऐसे कैसे एफआरए सीधा 20,000 लिख दिया? आप पे एफआरए डेबिट बैलेंस बोल रहा है 5,000, आपने क्रेडिट कर दिया 20,000। उसका रीज़न ये है कि साला हमने ये एंट्री तो पास कर दी, बट थोड़ी जल्दबाजी कर दी। ये एंट्री पास करने से पहले अपने को आपने अगर लिख दिया तो चलेगा, हाँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये एंट्री पास करने से पहले मेरे को है ना एफआरए का गेन रिकॉर्ड करना चाहिए था, 15,000 का गेन टू ओसीआई। तो मैंने मोटा मोटा एफआरए के अंदर कितना बेनिफिट, कितना गेन कमाया? 20,000 का गेन कमाया। यस। यस, देख लीजिए दोनों बार ओसीआई क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो ये अब जाके इन्वेंटरी का एंट्री कर सकते हो आप, जैसे कि इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट 70,000 टू बैंक कितना 50,000 एंड टू एफआरए कितना 20,000। देख लीजिए अब सब कुछ सही हो गया। इन्वेंट्री आ गई, यस, पैसे चले गए, हाँ चले गए। और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के अंदर जो अपना गेन वगैरह हुआ था ना, वो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। और उसका अकाउंट भी क्लोज कर दिया है हम लोगों ने। सही है। यस। हेलो, यस। यस। यहाँ तक क्लियर है? बताइए। यस, यहाँ पे फ्रेंकली स्पीकिंग हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मेरा पूरा का पूरा गेन है ना, वो ओसीआई में पड़ा हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा ओसीआई में पड़ा हुआ है, दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक नया ट्विस्ट लेके आ गया है। बोले दीपन भाई, आपने अभी ये इन्वेंट्री खरीदा हुआ है, ठीक है, आपने ये इन्वेंट्री खरीदा, और इस इन्वेंट्री के खरीदते समय पे आपने कुछ गेन आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। मैंने बोला हाँ ठीक है, हाँ एफआरए में गेन हुआ था तो बरोबर है। बट बोले दीपन भाई, वो आपका इन्वेंटरी है ना, ठीक है, उसके गेन आपको पता है ओसीए में डलवाया था। हमने बोला हाँ हाँ पता ही होगा ना, ओसीए में हमने ही तो डाला था। यस। बोले दीपन भाई, ये गेन इसलिए ओसीए में डाला था क्योंकि उस समय पे वो अनरियलाइज्ड था, तो ओसीए में डाला। बट बोले इन्वेंटरी क्या भविष्य में किसी ना किसी को तो सेल करेंगे कि नहीं करेंगे? यस, ये इन्वेंटरी है तो भविष्य में कभी ना कभी तो इसको सेल करेंगे मार्केट में जाके। हेलो। यस। यस सर। तो जिस किसी को भी जब भी अपने ये सेल करे ना इन्वेंटरी, उस समय पे अपने को इस ओसीआई के गेन को पीएनएल में ट्रांसफर करना है। यस, कैसे? बाय पासिंग वन जर्नल एंट्री वेयर द ओसीआई अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 20,000 एंड टू पीएनएल 20,000। इसको बोला जाता है अपने, अब सेल हो चुका है, इन्वेंटरी मार्केट में बेची जा चुकी है, तो हमारा जो कुछ भी गेन अनरियलाइज्ड था ना, वो अब रियलाइज हो चुका है। तो अगर रियलाइज हो चुका है तो हमारा पूरा का पूरा गेन पीएनएल में ट्रांसफर कर दो।
कि जो पहले मैंने OCI में लिखाया था। ओके, बट जो अब ये वाला जर्नल एंट्री सिखाया ना स्टूडेंट्स, वो कब रिकॉर्ड करना है, जब तक आपका इन्वेंटरी सेल ना हो जाए। समझ में आया? जब आपका इन्वेंटरी सेल होगा मार्केट में, उसके बाद ही ये वाला एंट्री हो सकता है। क्लियर? यस सर। इसके बारे में कंटेंट लिखवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज लिख लो ज़रा। मैं आपको वंस अगेन 2 to 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ। सबसे पहले तो ये वाला पहला जर्नल एंट्रीज है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो पहले स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, ये है। देन उसके बाद ये जर्नल एंट्री है जो वंस अगेन फुल एंड फाइनल है। एंड तीसरा वाला ये जर्नल एंट्री है, ट्रांसफरिंग द गेन फ्रॉम OCI टू PNL। अगर ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हो, ट्रांसफरिंग द गेन फ्रॉम OCI to PNL when inventory is sold in the market। यस, तो ये हो सकता है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट ये समझाना है स्टूडेंट्स। एक होता है इफेक्टिव पोर्शन एंड दूसरा होता है इनइफेक्टिव पोर्शन। सिर्फ समझने के लिए, कोई लिखना मत, अभी सारी चीज़ें बाद में लिखवाऊंगा। यस, हमने कल एक चीज़ ये शायद डिस्कस किया था जहाँ तक मुझे याद है, बट फिर भी बता देता हूँ कि सपोज मान लेते हैं मेरा स्पॉट मार्केट के अंदर है ना, फ़ायदा हो गया है कितना, 10,000 का। तो सामने हमने कल ये नोटिस किया था कि डेरिवेटिव्स के अंदर अपने को नुकसान होना चाहिए। यस, स्पेलिंग मिस्टेक है, चला लेना भैया। डेरिवेटिव्स के अंदर नुकसान कितना होना चाहिए, 10,000 का। ये होता है एक परफेक्ट सिनारियो। यस, एंड तब हम बोल सकते हैं कि है ना, हमारा डेरिवेटिव्स बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही इफेक्टिव है। क्या कभी कोई बंदा ऐसा कर सकता है कि उनका एक्सपोजर है, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास सोना गोल्ड पड़ा हुआ है आज की तारीख में, कितना, 20 ग्राम्स का। ठीक है, 20 ग्राम्स का। तो मान लेते हैं 2,000 रुपये की हिलचाल हुई, तो या मान लेते 20,000 की हिलचाल हुई 10 ग्राम पे, तो 20 ग्राम पड़ा है, तो मतलब 2 तोला पड़ा है सोना। तो मेरे को तो साला स्पॉट मार्केट के अंदर है ना 40,000 का नुकसान हो गया उसके कारण। यस, बट जब मैं डेरिवेटिव्स में उतरा था ना, तो डेरिवेटिव्स F&O मार्केट में आपको पता होता है लॉट होता है, लॉट साइज होती है। यस, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन कंपल्सरीली मेरे को 30 ग्राम के गोल्ड के लॉट साइज के अंदर मेरे को सट्टा लगाना पड़ा, एंड उसके कारण मुझे वहां पे डेरिवेटिव्स में फायदा हो गया 60,000 का। इज इट पॉसिबल, बताइए? कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव्स अवेलेबल नहीं भी हो सकता ना। यस, तो अगर आपका डेरिवेटिव्स का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, आपको डेरिवेटिव्स में बहुत ज्यादा गेन या लॉस हुआ है, तो हाउ मच इज द डिफरेंस यहाँ पे, 20,000। तो जो 20,000 है ना, वो मेरा बनेगा इन इफेक्टिव पोर्शन। क्या बनेगा, 20,000 इन इफेक्टिव पोर्शन। क्लियर है पहले तो? यस सर। करेक्ट है। सो भैया देखिएगा जरा, यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा यहाँ पे नुकसान हो गया था 40,000 का, और सामने फायदा हो गया है मान लेते 50,000 का। तो मेरा इफेक्टिव पोर्शन श्योरली 40,000 है, बट साला इनइफेक्टिव पोर्शन जो है ना वो 10,000 है। यस, अब इस इनइफेक्टिव पोर्शन का करना क्या है, वो एक सम्स के जरिए समझने वाला है, बट समझ में आया इनइफेक्टिव पोर्शन क्या है। यस, बट कभी अगर मुझे बताना ऐसा हुआ कि हमारे स्पॉट के अंदर नुकसान हो रहा है 40,000 का, और डेरिवेटिव्स में मैंने कम एक्सपोजर लिया था, तो उसके कारण सामने फ़ायदा मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला, 35,000 का फ़ायदा हुआ। सही है, ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। जब कम डेरिवेटिव्स के अंदर आप एंटर होते हो, एक जगह पे नुकसान 40,000 का, दूसरी जगह पे फ़ायदा 35,000 का। ठीक है, खास करके डेरिवेटिव्स का अमाउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव्स का अमाउंट कम होवे तो चलेगा। पहले तो ये पता चला। यस, इन इफेक्टिव पोर्शन कब पिक्चर में आएगा, जब आपका डेरिवेटिव्स का
अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, 45,000 है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयर इज एन इनइफेक्टिव पोर्शन ऑफ 5,000। समझ में आया? हेलो? यस सर। यस। तो ये है इनइफेक्टिव पोर्शन की बात हो गई। अब हमारे कप्लान में आ जाते हैं भैया। आपके पास ऑब्वियसली होगा ही होगा कप्लान, बट हाँ हाँ, मेरी साइड से जो एग्जाम्पल लेना था वो तो ले लिया। और ये रहा हमारे पास में कहीं ना कहीं तो यस, ये कौन सा है? ओके, फेयर वैल्यू हेज है, ये है यस कैश फ्लो हेज। यहाँ पे आ जाता है। हमने जिस हिसाब से लर्निंग लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इट्स क्लियरली रिटन दैट ओनली एंड ओनली फाइनल हेजिंग इंस्ट्रूमेंट विल बी रीमेजर्ड टू फेयर वैल्यू एट रिपोर्टिंग डेट एंड वट एवर गेन और लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड इन दी OCI। ठीक है, तो वो बेसिक लर्निंग जो लिया वो हमारा सही है। यहाँ पे आ जाता है कंपनी एंटर्स इनटू डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स फ्यूचर कैश इनफ्लोस relating to a recognized financial asset at inception when fair value of the hedging instrument was nil। अरे हाँ भैया, जब हम यहाँ पे एंटर हो रहे हैं ना, तब स्पॉट रेट बोले या वगैरह वगैरह वो सब कुछ सेम है ऐसा बोल रहे थे, मतलब कोई गेन लॉस नहीं है। इन इनिशियल लेवल इंसेप्शन देयर वाज नो गेन और लॉस। यस, मान लेते हैं ऐसा कब पॉसिबल है पता है? जब मेरा स्पॉट रेट है ना, स्पॉट रेट वो भी 50 है और मैंने FRA एंटर किया हुआ है, FRA वो भी 50 है, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एट अ वेरी इनिशियल लेवल देयर इज नो गेन और लॉस। बोल सकते हैं क्या? हाँ। यस। तो ये जो स्टेटमेंट बोला गया है ये तभी एप्लीकेबल है जब हम इनिशियल लेवल पे जब एंटर किए थे, तब दोनों स्पॉट रेट एंड FRA रेट दोनों 50-50 है। मतलब अगर आज मैं मार्केट में जाता हूँ ट्रांजेक्शन को करने पे तो भी 50 का रेट एप्लीकेबल है एंड FRA का रेट भी 50 का एप्लीकेबल है। तो FRA करने से कोई ना ही फायदा हुआ ना ही अभी तो कोई नुकसान नजर में आ रहा है। यस, द रिलेशनशिप वॉज डॉक्यूमेंटेड एज अ कैश फ्लो हैज, बराबर है, बाय रिपोर्टिंग डेट द लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो अमाउंटेड टू 9100। जब हम रिपोर्टिंग डेट पे पहुंचे हुए हैं ना, तो बोले यार हमारे स्पॉट रेट के अकॉर्डिंगली लग रहा है कि 9100 का अपने को लॉस होने वाला है। तो ये स्पॉट रेट बोल रहा है। अब जरा डेरिवेटिव्स का चेक करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव्स में कितना फायदा नुकसान बोला गया है। ओके, आ जाता है। It has been determined that the hedging relationship meets all the effectiveness criteria। ओके, तो बढ़िया है। नीचे आ जाते हैं एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द कैश फ्लो हेज इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। भैया सुनिए, यहाँ पे फेयर वैल्यू रेडीमेडली दिया गया है। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, इधर आ जाइए। हमने जो अभी अभी सम किया ना, इस प्रीवियस सम के अंदर आ जाओ। हमने एक जर्नल एंट्री पास किया था जहां पे हमने 5,000 का गेन रिकॉर्ड किया था डायरेक्टली इनटू द OCI वर्थ ऑफ 5,000 एंड देन उसके बाद हमने एक और गेन रिकॉर्ड किया 15,000 का डायरेक्टली इनटू द OCI। ओके, ये जो अमाउंट बोला गया है ना 5,000 15,000 धीरे धीरे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड बोला गया है कि इट इज द फेयर वैल्यू ऑफ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। आपने भैया FRA एंटर किया था, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट किया था 100 के एक्सचेंज रेट पे। ओके, और आज स्पॉट रेट चल रहा है 185 का, तो आपका FRA में तो आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यस, स्पॉट रेट क्या चल रहा है? हेलो, यस। स्पॉट रेट 185 चल रहा है, आपका FRA का रेट है 100, तो आपका फायदा कितना हुआ? 85 करेक्ट है। तो व्हाट यू विल गोइंग टू डू, आप क्या रिकॉर्ड करने वाले हो? 85 FRA अकाउंट डेबिट टू OCI 85। समझ में आया? ठीक है, ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना 85 का, वो बोल रहे हैं कि वो जो डिफरेंस है ना उसका वैल्यू है 8500। यस, दैट मीन्स हमारे को FRA के अंदर एंटर करते हुए कितना फायदा हो गया? फायदा
8500 का गेन हो गया है। आप बोले सर गेन है कैसे पता चला? पहले तो भैया देखो, स्पॉट मार्केट के अंदर अपने को लॉस हुआ है, हमारे धंधे में लॉस हुआ है, तो एफआरए के अंदर या हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में तो सामने ऑपोजिट सिचुएशन ही आएगा ना, तभी तो उसको हेजिंग बोलते हैं। व्हाट डू यू से? हेजिंग मतलब हमारा नुकसान को कट ऑफ करने के लिए कुछ चाहिए ना। यस तो बाय डिफॉल्ट मैं तो अज्यूम कर रहा हूं कि 8500 का गेन है, किस में से है? डेरिवेटिव्स में से 8500 का गेन है। तो इधर आ जाते हैं, 9100 धंधे में नुकसान है, बट डेरिवेटिव्स अपने को 8500 का गेन दिया। बताइए इसमें कोई इनइफेक्टिव पोर्शन है क्या? नो। नहीं ना, 600 का। करेक्ट है। 600 का गैप है, बट फिर भी डेरिवेटिव्स तो थोड़ा हल्के हल्के में चल रहा है ना, ओके ओके, हाँ जी। बहुत फुदक रहा है। हम्म। नहीं ना, अमाउंट तो कम है डेरिवेटिव्स का, धंधे में तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया भैया। तो उसको कवर अप करने के लिए हमारे पास में इनफ डेरिवेटिव्स नहीं है। क्या लग रहा है? यस तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। यहां पे इनइफेक्टिव पोर्शन कितना माना जाएगा? कितना? 0 भैया, 0। हेलो, अभी अभी तो समझाया यार। यस। जब आपका अमाउंट कम होता है डेरिवेटिव्स का अमाउंट, तो वहां पे हम इनइफेक्टिव पोर्शन नहीं लेते हैं कोई। यस तो दैट्स वाई व्हाट वी विल गोइंग टू डू, एफआरए अकाउंट डेबिट करेंगे, 8500 का फायदा हो गया एफआरए के अंदर, एंड 2 करेंगे ओसीआई कितना? 8500। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मेरा इनइफेक्टिव पोर्शन वैसे भी 0 था। बट इसी जगह पे अगर मेरा भैया डेरिवेटिव्स में फायदा हो जाता, 10,000 का गेन हो जाता, तो मुझे बताइए, अगर यहाँ पे आ जाते हैं डेरिवेटिव्स का फायदा है 10,000 का, तो बताइए इन इफेक्टिव पोर्शन कितना हुआ? 900। 900 का। यस तो अब जरा पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंट्री में क्या फर्क आएगा, ठीक है? क्या हो गया? हाँ देखिए, द वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में मेरे को फायदा तो पूरा 10,000 का हुआ है, तो वो तो 10,000 जाएगा। अब जितना भी इफेक्टिव पोर्शन होगा ना, उतना ही ओसीआई में जाएगा। जितना इन इफेक्टिव पोर्शन होगा, कितना? 900 का, वो जाएगा पीएनएल में। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में जो आपका फायदा हुआ है, इस फायदे में से जो आपका इनइफेक्टिव पोर्शन है ना, वो पीएनएल में जाता है। ये था ट्विस्ट, समझ में आया? क्योंकि ये रियलाइज हो गया एक तरीके से। रियलाइज हो गया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? ये है ना, हम लोगों ने बेसिकली क्या कर दिया है पता है, कि हमारी हेज आइटम के सामने मैच नहीं किया है इस डेरिवेटिव्स को, हमने थोड़ा ज़्यादा डेरिवेटिव्स कर लिया था, ठीक है? तो फायदा होवे या नुकसान होवे, इट शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ योर इक्विटी और ओसीआई, ठीक है? इक्विटी का पार्ट नहीं बनना चाहिए, इट विल डायरेक्टली गो इनटू द पीएनएल। ओके सर। ठीक है, सो ये बात है। अब जो 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 चीज़ इफेक्टिव प्रॉपरली है हमारे कोई भी फाइनेंशियल एसेट के साथ में है, जो मैच हो रहा है, ठीक है, वो हमारे इक्विटी का पार्ट बनेगा। ओके आपको लग रहा है सर यहाँ पे सर ओसीआई लिखा हुआ है ना सर, इक्विटी में कहाँ पे जाएगा? यस बट आप मुझे बताइए, अब छोटा सिंपल सा बताया गया मेरे को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपको पता है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करते हो आप पीपीई के अंदर। यस सर। अब वो रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन जो करते हो अपवर्ड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, किधर लिखा जाता है? सर लॉन्ग टर्म है तो हम लोग पीपी हमारा लॉन्ग टर्म है तो हम उसको ओसीआई को उधर रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं जब वो यस रियलाइज होता है, जब हम सेल करते हैं एसेट अपनी। ऐसा नहीं, जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है मेरे को आज 1 लाख का, तो ओसीए में डाल दूंगा सीधा, हाँ ठीक? जी। रिवैल्यूएशन गेन, एंड ऑन दी अदर साइड मैं इक्विटी साइड पे रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करूंगा। हाँ जी। यस सेम वे यहाँ पे भी जब कोई चीज़ ओसीए में जा रही है, जब कोई ओसीए में अमाउंट लिखा जा रहा है ना, तो इक्विटी साइड पे भी एक रिजर्व क्रिएट होगा, कैश फ्लो हेज रिजर्व। ओके जितना जितना अमाउंट आप ओसीए में डाल रहे हो ना, वो पूरा का पूरा अमाउंट कहां पे लिखा जाएगा? कैश फ्लो हेज रिजर्व। तो जस्ट इतना बोला गया है कि दीपन भाई, आप तो सट्टा तो कितनी भी अमाउंट का खेलोगे, आपको सट्टे में से कितना भी फायदा नुकसान हो सकता है, बट क्या पूरा का पूरा फायदा नुकसान आप सीधा ऐसे इक्विटी में डाल दोगे क्या? क्योंकि व्हाट डू यू से, बताइए मुझे, ओसीए में जो जाएगा वो एट दी एंड इक्विटी में जाएगा क्या? हाँ। करेक्ट है?
तो इसी लॉजिक के बिहाइंड पे बोला गया है कि दीपन भाई आप तो कल सुबह उठ के यहाँ पे तो 50,000 का डेरिवेटिव्स में फायदा लेके आओगे, क्या 50,000 पूरा इक्विटी में डाल दो क्या मैं? नहीं ना। तो इक्विटी एंड ओसीआई के अंदर सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव पोर्शन जाना चाहिए, जो आपका एक्स्ट्रा फायदा नुकसान हुआ है वो डायरेक्टली पीएनएल में डाल दो। गॉट इट? यस सर। क्लियर है? तो हमारा खामखा ये पूरा का पूरा, मान लो ये रूल ना होता ना तो बंदा क्या करता पता है? ये रूल ना होता ना तो पूरा 50,000 सीधा सीधा इक्विटी में चला जाता। हम चेक करते ही नहीं कि कितना हमारा सच्चा सच्चा वाला डेरिवेटिव्स का गेन है और कौन सा गेन है वो इनइफेक्टिव गेन है या सट्टाखोरी का गेन है। डन। सो ये चीज़ छोटा सा पढ़ाना था मेरे को, ठीक है। एंड हमारे पास में यहाँ पे एक सम भी था जो हमने किया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा थियरी लिख देते हैं, सब लोग अपनी बुक में आ जाइए, 3-4 पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं। ओके। बट अभी आपने जो बताया उसमें जो पीएनएल में डाला है वो भी इनडायरेक्टली इक्विटी पोर्शन में ही जाएगा ना, रिटेन अर्निंग्स में। टी पोर्शन में तो नहीं जाएगा, उल्टा रिटेन अर्निंग कम नहीं होना चाहिए क्या? मतलब हाँ गेन है तो रिटेन अर्निंग बढ़ेगा, हाँ एक नज़रिए से जा सकता है। यस, मतलब वो सिर्फ क्योंकि ओसीआई के बदले शिफ्ट हो जाएगा रियलाइज ये। रियलाइज हो गया है ना एट द एंड, ठीक है। तो श्योरली वी कैन से कि हाँ ये पीएनएल के थ्रू रिटेन अर्निंग में जाएगा। यस वी कैन से। जो रियलाइज हो गया वो बाइफरकेट करने के लिए। यस। सो हाँ वापस आ जाता है, थियरी लिखनी है, हेडिंग देना है तो दे दो। मतलब हालांकि हमने जो प्रीवियस एग्जांपल लिखा ना उसी के पहले हेडिंग दे देना चाहिए था कैश फ्लो हैज का, ठीक है। इसी 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 एग्जांपल से पहले दे देना चाहिए था, बट इट्स ओके। या फिर नीचे डायरेक्टली बुलेट पॉइंट लिख सकते हो आप तो। यस।
भैया लिख रहे हो ना साथ साथ में कि नहीं लिख रहे हो? यस सर। हो जाए मुझे बता देना। तो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो थियरी लिखा हुआ है एंड एक जो छोटा सा स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा हुआ है, वी ऑल नो कि इन्वेंट्री जब भी यहाँ पे मार्केट में बेचा जाएगा तब स्टूडेंट्स ओ सी आई का अमाउंट सीधा सीधा पी एन एल में ट्रांसफ़र होगा। एंड इसीलिए हमने अभी अभी देखा कि क्या कि एक जनरल एंट्री पास करी जाती है, कौन सी वाली? यस, कौन सी जनरल एंट्री पास होती है? ओ सी आई अकाउंट डेबिट टू पी एन एल। मतलब ओ सी आई का गेन आप पी एन एल में ट्रांसफ़र कर रहे हो। उल्टा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हाँ, तो लॉस को भी पी एन एल में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। एंड ये तो इन्वेंट्री एक झटके में मार्केट में सेल होगी, तो एक झटके में पूरा का पूरा एंट्री ख़त्म हो जाएगा। बट यहीं अगर फिक्स्ड असेट का केस हुआ ना, तो डेप्रिसिएशन के रेशियो के हिसाब से स्टूडेंट्स हम हमारे ओ सी आई को पी एन एल में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। कप्लान में आ जाते हैं भैया, हमारे पास में एक सम होना चाहिए 21। चलिए आ जाते क्या है। ब्लिंग हेड इन्वेंटरीज ऑफ गोल्ड। ओके, गोल्ड का इन्वेंटरी है वाह, विच कॉस्ट 6.4 मिलियन टू बाय एंड विच कुड बी सोल्ड फॉर 7.7 मिलियन। यस, तो अब मुझे बताइएगा, अगर मैंने ये गोल्ड का इन्वेंटरी 6.4 में खरीदा हुआ है, तो एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि नहीं है, मुझे बताना वन थिंग कि अगर मैं इन्वेंट्री खरीदा हुआ हूं तो इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। यस, कितने भाव पे? 6.4 के भाव पे। और सामने पैसा कितना गया होगा? पैसा कितना गया होगा? टू कैश या बैंक? 6.4 ओनली। इन्वेंट्री खरीदा 6.4 पे, पैसा गया 6.4 का, ठीक है। सिंपल अकाउंटिंग अभी तो ट्रांजेक्शन का लग रहा है। In which could be sold for 7.7, the management of the Blink are concerned about the risk of fluctuations in the future cash inflows from sale of this gold। चलो कर देना छोटी बात अभी। यस, ये लोग तो साले डर रहे हैं, बट भैया डरना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि हमने गोल्ड खरीद लिया है ना, तो अब फ्लक्चुएशंस होगा तो साला दिक्कत आ जाएगा। यस, टू मिटिगेट दिस रिस्क ब्लिंक एंटर्ड इनटू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31 अक्टूबर, मतलब सेम डे पे, जिस दिन पे हमारे पास में इन्वेंटरी है। ओके, टू सेल द गोल्ड फॉर 7.7। जबरदस्त हो गया भैया, सुपर्ब सुपर्ब। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि मैं कोई भी हालत होगा 7.7 पे मैं अपनी इन्वेंटरी बेचूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट्स मैच्योर ऑन 31 मार्च। तो चलिए आ जाते ड्राइंग बनाते इधर। सम के हिसाब से क्या लग रहा है? 31 अक्टूबर मतलब 8वां महीना नहीं, 10वां महीना 2021। और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2022 को हो रहा होगा। यस, द हेजिंग रिलेशनशिप वॉज डेजिग्नेटेड एज अ कैश फ्लो हैज इफेक्टिव होके ब्ला ब्ला ब्ला। बोले अब जब हम यहाँ पे 31 दिसंबर पे पहुँचे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों का है ना बीच में रिपोर्टिंग डेट आ रहा है 31 दिसंबर का। तो इस पर्टिकुलर डेट पे ज़रा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू वगैरह निकालना पड़ेगा। ओके, तो हमने कैश फ्लो हेज की जो जर्नल एंट्रीज पास किया हुआ है, मुझे बताइए इस पर्टिकुलर डेट पे कोई एंट्री होगा क्या? इस डेट पे इन्वेंट्री परचेज का। हाँ, इन्वेंट्री परचेस का बोल सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इन्वेंट्री हमारे पास में पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि वर्ड है इन ब्लिंक हेड इन्वेंटरीज ऑफ गोल्ड, तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका तो एंट्री कर ही दिया होगा ना शायद, तो ठीक है। तो अगर उस अजम्पशन पे चलते तो इन्वेंट्री तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो उसका तो एंट्री करना नहीं है, ठीक है। फिर भी थोड़ा आगे बढ़ते क्या है।
बट हाँ, जैसे ही हमारे रिपोर्टिंग डेट आया ना, रिपोर्टिंग डेट पे आ जाते हैं। तो रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2001। इस दिन पे बोले दीपन भाई, द फेयर वैल्यू ऑफ द गोल्ड वाज 8.6 मिलियन, द फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैड फॉलन बाय 0.9। यस, तो आप ज़रा देखिएगा। हाँ, इधर मुझे बताए फॉरवर्ड रेट इन फ्यूचर्स के अंदर मेरे को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है? देखो ज़रा, फॉलन वर्ड है तो नुकसान है ना। यस, देखो फॉलन बाय यस सर। 0.9। यस, तो मैं OCI अकाउंट तो इस बार डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो लॉस है साला, कितना 0.9 का। इनटू क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर्स अकाउंट 0.9। अब बोले सर ये कैसे पता चला, चलिए आ जाते हैं। देखो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कौन से भाव पे किया था, मैंने बोला था कि 7.7 पे मैं तुम्हें मेरा गोल्ड बेचूंगा, और मार्केट में भाव क्या चल रहा है, 8.6। सही है। तो अगर मैं मार्केट में ही अपनी इन्वेंट्री बेचूँ तो साला मैं तो 8.6 पे बेच पाऊंगा। बट अभी मेरे को कंपलसरी कितने में बेचना पड़ेगा बताइए? 7.7, 7.7। क्योंकि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 7.7 पे बेचने का, और हमारी इन्वेंट्री का द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज 8.6। हमारी इन्वेंट्री का मार्केट वैल्यू तो है 8.6 का, पर बेचना पड़ेगा कंपलसरीली कौन से भाव पे, 7.7 पे। साला हम तो नुकसान में हैं। तो वही तो बात बोल रहा था ये भाई साहब कि हम डेरिवेटिव्स के अंदर नुकसान में चल रहा है। कोई बात नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट बोला देर इज नो चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द गोल्ड इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 31 दिसंबर टू 31 मार्च। बोले अब जब 31 मार्च पे पहुंचोगे ना तो कोई भी तरह का डिफरेंस नहीं है। ऑन 31 मार्च द इन्वेंट्री सोल्ड फॉर इट्स फेयर वैल्यू एंड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड नेट विद द बैंक। इसका मतलब ऐसा हुआ कि फेयर वैल्यू पे मैंने इन्वेंट्री बेचा है। तो इधर ध्यान देना एवरीबॉडी, नेक्स्ट डेट कौन सा आएगा, 31 मार्च 2002 का। यहाँ पे मैं पहले तो इन्वेंट्री बेच रहा हूँ, करेक्ट है। तो मेरा क्या होगा, सेल्स अकाउंट सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट। यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स हो जाएगा। कितना रोकड़ा आएगा, 8.6 का, क्योंकि मैं मेरी इन्वेंट्री को मार्केट में जाके बेचने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर है? यस, यस ठीक है। बट अपना फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलेगा, दीपन भाई आपको तो अपना ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अब इस ट्रांजैक्शन में एंटर हुए थे तो हमने बोला ठीक है चलो ट्रांजैक्शन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। बट मुझे बताओ तो सही कि मेरे को फ्यूचर्स में फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। बोले दीपन भाई कब से बोल के तो रखा है कि फ्यूचर्स के अंदर आपका तो नुकसान हुआ है 0.9 का। हमने बोला हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया याद आया। यस, तो देखिए इन्वेंट्री को मार्केट में बेच के मैंने ज़्यादा पैसा कमाया, बट यही पैसा मेरे को फ्यूचर्स वालों को दे देना पड़ेगा बिकॉज मेरे को फ्यूचर्स में नुकसान हुआ है। व्हाट डू यू से? तो फ्यूचर्स अकाउंट डेबिट करके मैं फ्यूचर्स अकाउंट को तो कैंसिल कर दूंगा एंड फ्यूचर्स वालों को उसके पैसे लौटा दूंगा, टू बैंक कर दूंगा 0.9। तो देखिए मुझे बताइए मेरा नेट पोजीशन बैंक के हिसाब से देखने जाए तो कितने पे पड़ा मेरे को एट दी एंड, तो 7.7 पे पड़ा। सही है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, मैं कितने में बेचा इन्वेंट्री, आपको दिख रहा है कि सर 8.6 में बेचा, बट भैया डेरिवेटिव का नुकसान कौन गिनेगा? तो 7.7 पे ही बेचा ऐसा मानेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर? यस, ठीक है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ भी नुकसान मैंने झेला हुआ है, यस, वो पूरा का पूरा नुकसान मैंने तो OCI में रिकॉर्ड किया था। यस, अब मैंने क्या बोला था कि जो कुछ भी गेन और लॉस OCI में रिकॉर्ड होता है और वो जब भी ये ट्रांजेक्शन रियलाइज होगा उसको PNL में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अब मेरे को वही नुकसान को PNL में ले जाना पड़ेगा, PNL अकाउंट डेबिट टू OCI 0.9। क्लियर? बताइए यहाँ तक। लिखना है या फिर चल जाएगा? दीपाली, खुशहाली, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर सर। लिखना है या फिर चल जाएगा, बता दो एक बार ज़रा। सर मैंने लिखा है।
ओके ठीक है, ओके डन है। तो यस, दोनों चीज़ पूछी, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च। देन उसके बाद है सेम तरीके का TYU2 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा लग रहा है। एक बार पढ़ के देखे एक बार, ठीक है। हालांकि इसका जर्नल एंट्री मैं सिर्फ बोल दूंगा, ठीक है, लिखूंगा नहीं शायद, देखते हैं। इन जनवरी ग्रेटन whose functional currency is dollar, okay, decided that it is highly probable that it would buy an item of plant in 1 year's time for कोई KR नाम की करेंसी है 2 लाख। As a result of being risk averse, it wished to hedge the risk that the cost of buying KRs would rise, okay, and so entered into forward rate agreement to buy 2 lakh KR in 1 year's time for a fixed sum of $1 lakh। मतलब सिंपल सा स्टोरी बना के रखा है इधर। एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मैं इधर से तुम्हें $1 लाख दूंगा और तुम्हें मेरे को सामने से क्या देना पड़ेगा, 2 लाख KR। तो दो का एक्सचेंज रेट बन रहा है इधर, तो ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द इंसेप्शन वॉज 0। तो इसका मतलब ऐसा, जिस दिन में कॉन्ट्रैक्ट करने गए थे उस दिन भी स्पॉट रेट चल रहा था 2 का, और FRA करके आया है ना, तो FRA भी 2 के रेट से करके आया है। 2 KR पर डॉलर का रेट चल रहा था, और यहाँ पे भी 2 KR पर डॉलर का ये है। At Grattan's reporting date of 31st July, the KR had depreciated in value. KR 2 lakh was 90,000. Okay, the fair value of the derivative had declined by 10,000. Okay, तो आप ज़रा एक चीज़ समझिएगा, देखो FRA के अंदर मेरे को लॉस नज़र में आ रहा है, डेरिवेटिव्स के अंदर मेरे को लॉस नज़र में आ रहा है कितना, 10,000 का। यस, एंड ऑन दी अदर साइड धंधे के अंदर फ़ायदा हो गया। क्यों पता है? क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट करते बैठा था कि 2 लाख KR के लिए मेरे को $1 लाख चुकाने पड़ेंगे, बट एक्चुअली आज की तारीख में मार्केट में है ना, सिर्फ $90,000 भी देता हूं ना, तो सामने मेरे को 2 लाख KR मिल जा रहे हैं। क्या लग रहा है? यस, तो मैं मार्केट में जाऊंगा, $90,000 दूंगा, ठीक है, और सामने 2 लाख KR लेके आ जाऊंगा, हमारा स्टोरी खत्म। अरे बे स्टोरी खत्म कैसे? आप तो डेरिवेटिव में उतरे थे ना, तो आप देखो सट्टेबाजी में तो हार गए हो, डेरिवेटिव्स में हार गए हो, तो ये 10,000 डेरिवेटिव वालों को चुकाना पड़ेगा ना, डिफरेंस का अमाउंट। समझ में आया? सही है। तो दीज वैल्यूज रिमेन अनचेंज अंटिल द प्लांट वॉज परचेज। तो हाउ शुड दिस बी अकाउंटेड? बहुत सिंपल से एंट्री होगी। यस, हमारा देखिए जिस समय पे हम एंटर किए थे तब तो इंसेप्शन पे सारा नील था, बट हमारा जब रिपोर्टिंग डेट आया उस समय पे बोला गया है मेनली ये सब कुछ हुआ है 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई 2022 मान लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, हमारे डेरिवेटिव्स के अंदर नुकसान हो रहा है, तो मैं OCI अकाउंट डेबिट करूँगा, टू क्या कर दूँगा, यस FRA कितना, 10,000। यस, अब जिस दिन पे प्लांट खरीदने का बारी आया उस दिन पे क्या हो जाएगा, जिस दिन पे प्लांट खरीदने का बारी आया तो प्लांट अकाउंट डेबिट कितने का, 90,000 का। यस, एंड 2 क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा 90,000 का। बट साला हम जो सट्टेबाजी में हार गए हैं उसको भी तो पैसा चुकाना पड़ेगा। यस, तो FRA अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, उन लोगों को भी तो 10,000 चुकाना पड़ेगा। तो मैंने 2 जर्नल एंट्रीज पास की, हालांकि अगर मैं चाहूँ तो इसको क्लब भी कर सकता हूँ ना मैं। सही है, आप क्लब करके लिखना चाहते हो तो क्लब करके लिखो। एंड एट दी एंड मेरा जो प्लांट है ना वो जैसे जैसे डेप्रिशिएट होता जाएगा उसके बेसिस पे मेरे पास जो OCI का बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना OCI का बैलेंस है, $10,000 का है, धीरे धीरे करके PNL में ट्रांसफर करूंगा जैसे जैसे असेट डेप्रिशिएट होगा वैसे। क्लियर है? यस यस, सो यहाँ पे यस ये वाला सम भी कंप्लीट है। बाकी अदरवाइज इन लोगों के पास ज़्यादातर थियरी है। ओके, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स खत्म हुए। फेयर वैल्यू हैज इन कैश फ्लो हैज डन। सो
चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, व्हाट डू यू से?